नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान प्रिंसिपल साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट नीलोखेड़ी से डॉक्टर भरत सिंह घनघस जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, आप मेरे से मुलाकात कर रहे हैं। दर्शकों, ये एक सरलता, ऐसे कृषि वैज्ञानिक की सरलता कि कितने शालीनता के साथ हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जिस प्रकार का एक विषय आज प्राकृतिक खेती एक ज्वलंत मुद्दा नज़र आता है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक भी इस विषय को कहते हैं कि हमें जो पीछे की जो पद्धतियाँ थी उसको अपनाते थे, उससे कुछ बदलाव करके हमें चलना होगा। वो हमारे आने वाली नस्लों के फ़ायदे के लिए भी कुछ नज़र आता है। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, अभी से पिछले अनेकों वर्षों तक हम वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही हम रासायनिक खेती करते आए। ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ा? बताते चलें डॉक्टर साहब। देखिए सर, सबसे पहले जो हमने ये खेती की पद्धतियाँ अपनाई थी, उसमें कुछ लालचवश और कुछ अज्ञानतावश हमारे से गलतियाँ हुई हैं, जिसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने हैं। जी। प्राकृतिक संसाधन अगर हम देखेंगे, जल है, हमारी भूमि है, वायु है, प्रदूषित हो चुकी है। ऐसे ही आप देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो खान पान जिसकी वजह से। तो अब जो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि अब भूखमरी से मिटाव की बजाय बीमारी से बचाव के लिए हमें को कृषि करनी पड़ेगी। उस कृषि पद्धति के लिए हम आज अग्रसर हो रहे हैं प्राकृतिक खेती की तरफ। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा सीमित शब्दों में बहुत कुछ कह दिया कि हमें भुखमरी वाली स्थिति नहीं है, लेकिन भुखमरी से बचने के लिए उस टाइम भी मृत्यु उस टाइम भी होती थी, मतलब भुखमरी की वजह से। लेकिन आज वो एक स्थिति दूसरा स्वरूप ले गई कि वो एक बीमारी का कारण बन रही है। उस बीमारी से बचाव के लिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बहुत सरलता से और बहुत गिने चुने शब्दों में आपने बताया। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, किसान भाई कैसे विश्वास करें, क्योंकि पहले वाली पद्धति बताने वाले भी कृषि वैज्ञानिक थे। अब इतने वर्षों तक हम करने वाले रासायनिक खेती का उपयोग करने के बाद किसान भाई कहते हैं यार कैसे विश्वास करें। पहले वाली पद्धति भी कृषि वैज्ञानिकों ने बताया, अब फिर कृषि वैज्ञानिक उसी पद्धति को बता रहे हैं। अल्टीमेटली चमत्कार को नमस्कार होता है। कैसे वो विश्वास करें कि ये वास्तव में फायदे का सौदा है और ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर हमारे कृषि वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात ये है कि आज जो बहुत सारी मुख्य बीमारियां हैं जी, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की बीमारियां हैं और लीवर किडनी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। जी। तो अब वैज्ञानिकों ने जैसे शोध किया है कि यहाँ तक कि माँ के दूध में भी बहुत सी भारी जो हमारे हैवी मेटल्स बोलते हैं वो पाए गए हैं। तो जो हमने अज्ञानतावश या लालच में जो अंधाधुंध प्रयोग किया है कीटनाशकों का, रसायनों का, वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के को प्रदूषित करते हुए और भोजन प्रणाली में शामिल होते हुए हमारे शरीर में चले गए, जिसकी वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं। आजकल कैंसर का जो सीधा सा नाम लिया जाता है केमिकल रेजिड्यू। अभी हम अगर बात करें, व्यापार की बात करते हैं, तो भी दूसरे देशों में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है मैक्सिमम MRL, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट। तो रेजिड्यू का मतलब क्या है कि जो हम रसायन प्रयोग कर रहे हैं वो कितनी मात्रा में अनाज में गए हुए हैं, उसकी एक लिमिट है। तो वो अगर ऐसी चीजें आप देख रहे हैं तो वहाँ पे रिजेक्ट होते हैं, हमारे चावल की खेप रिजेक्ट हो जाती है और बहुत सारी चीजें रिजेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पद्धति में जो चाहे किसान के पक्ष पे गलती हुई हो, चाहे वो हमारे कुछ केमिकल्स की वजह से गलती रही हो या पूरी तरह से लागू करने में कहीं गलती रही हो, तो उसके दुष्परिणाम है ये जो आज सामने आ रहे हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है। और खेती की बात करें तो अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो खेती तो थी ही प्राकृतिक।
प्रकृति से तो स्टार्ट हुई है। पहले आदमी खेती कहाँ करता था? सबसे अगर हम पाषाण युग की तरफ जाएंगे तो शिकार करता था, आदि मानव हम बोले जाते हैं। तो हम खेती करते नहीं थे, नेचुरली होता था हर कोई चीज़। जब उसको शिकार वगैरह या कोई चीज़ नहीं मिलती थी तब उसने कुछ फल फूल पौधे खाने शुरू किए थे। वहीं से खेती की शुरुआत हुई थी जो प्राकृतिक तौर पे थी। आज भी अगर हम देखते हैं जितने वन है, जंगल है, या वहाँ पे आप देखेंगे पेड़ पौधे, वहाँ प्रकृति की देन है। या आप आयुर्वेदिक चीज़ें देखिए, उनको कोई उगाने थोड़ा जाता है, जंगल में अपने आप उगती हैं। जिसका अभी आयुर्वेदिक चीज़ों की बात करें उसकी महत्ता अभी कोविड ने प्रूव भी कर दिया है कि जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम था जो स्ट्रोंग हुआ है, या जो लोग बच पाए हैं, जो इलाज हुआ है, हमारा आयुर्वेदिक पद्धति से ज़्यादा हो पाया है। तो इस तरह की जो चीज़ें देखें तो हमें ये समय की मांग है कि हम आधुनिक खेती, जो इसको रासायनिक खेती बोलते हैं, इससे बाहर आके हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं कृषि वैज्ञानिक और भी मैंने चर्चा की इस विषय पर। उनसे चर्चा करने के बाद हमें पता लगा कि लिमिट में यदि हम उस चीज़ का उपयोग करें, रासायनिक खेती और रसायनों का, तो वो नुकसानदायक नहीं है। जहाँ जब किसान भाई अधिक उत्पादन की उसको विचार में रख के और वो ढेर सारा उसमें रसायन का उपयोग करते हैं, वो लालच की जो स्थिति जब बनती है, उस स्थिति में जाके वो फिर उसका स्वरूप खेती का भी बदल जाता है, रसायनों का भी बदल जाता है। यदि लिमिट में वो चीज़ें की जाएं, ये ऐसे वक्तव्य कृषि वैज्ञानिकों के ही रहे हैं जो पुरानी कृषि पद्धति को करते रहे हैं। तो क्या मानते हैं, ये मतभेद किस प्रकार से डॉक्टर साहब, या ये वो जो कृषि वैज्ञानिकों का जो वक्तव्य है वो सही है? नहीं, देखिए, जो हमारी शुरुआत हुई थी, अब हम इसको कृषि परिस्थितिकी खेती भी बोलते हैं। इस खेती की भी शुरुआत हुई थी। अगर धान गेहूं की बातें करेंगे, आप देखेंगे तो कहाँ पे हुई थी? जहाँ पे ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, जहाँ पे पानी थे, जहाँ पे ज़मीन इस तरह की ज़मीनें थी। लेकिन आज धान गेहूं का अगर आप एरिया देखेंगे तो कहाँ कहाँ बढ़ गया, कैसे हमारी दूसरी फसलें गायब हो गई। तो प्रकृति के सिस्टम से। और दूसरा, हम अगर बात करते हैं मोनोकल्चर की बात करते हैं, एकल खेती प्रणाली की बात करते हैं, तो उसके दुष्परिणाम आते हैं। चाहे हम एक तरह का खाना खाते हैं तो भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ाहट होती है। हम अपने शरीर के भोजन के लिए भी बातें करते हैं तो हम संतुलित आहार की बातें करते हैं। इसी तरीके से अगर खेती की बातें करें तो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, एकीकृत खेती प्रणाली है, या मिक्स है, या इंटरक्रॉपिंग है, ऐसी बातें अगर देखेंगे, किसान जो पहले करता था तब तक इसके दुष्परिणाम नहीं थे। लेकिन जैसे छोड़ दिया, जब हम एकल प्रणाली पे चले गए खेती पे, तो उसकी वजह से ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे को देखने को मिला है। और यही जो हमारी प्राकृतिक खेती है, मोटे तौर पे प्राकृतिक खेती को भी कृषि परिस्थिति खेती बोलते हैं, पुनर्योजी खेती बोलते हैं, माइक्रोबियल फार्मिंग बोलते हैं। ज़मीन का जो स्वास्थ्य है, हमारा ज़मीन का स्वास्थ्य इसलिए बिगड़ा है कि जो हमने रसायन डाले हैं उसके अंदर जो माइक्रोब्स वगैरह थे, बायोम था जो हमारा, वो असंतुलित हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप इसमें देखेंगे, साइंटिस्टों ने भी ये मानना शुरू कर दिया है कि जो हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, अगर जो हम ऊपर से डाल रहे हैं उससे जितना उत्पादन हमें शुरू में मिलता था वो नहीं मिलता है। तो इन दुष्परिणामों से अगर हमें बचना है और भूखमरी से की बजाय हमें बीमारी से बचना है, क्योंकि आज हम सरप्लस हैं, भूखमरी की नौबत हमारे पास नहीं है और बीमारी हमारे ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई समझ पा रहे होंगे, और अच्छे जो जागरूक किसान हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं समाज में, वो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। आप देखेंगे तो इसकी मार्केट आज के दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल प्रोडक्ट की बातें करें तो पूरी दुनिया मानती है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अब नेचुरल फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की आप बात कर रहे हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अब हमारी जो फसल इस पद्धति को अपनाने के बाद क्या उन मानकों को पर खरा उतर पा रही है? अभी देखिए, हम अगर धान गेहूं को छोड़ दें तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, क्योंकि भारत में कृषि विविधता बहुत ही धनी है। हम कृषि विविधता के बारे में अगर बात करें तो डिफ़ॉल्ट नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। आप बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे फल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी हैं जो हमारे अपने आप उगती हैं, जो पहाड़ों में उगती हैं, कुछ मैदानी इलाकों में उगती हैं। वहाँ से स्टार्ट करके, या फिर हम छोटे लेवल पे जो किचन गार्डनिंग है, खासकर फल फूल सब्जियां जो हम प्रयोग में करते हैं, तो वो छोटे लेवल पे ऐसी है जिस पे आसानी से हम जाके धीरे धीरे हम एक
कंप्लीट बदलाव पे जाने की बजाय जी जो समय के अनुरूप अगर ढलें तो ये संभव हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। हम जानना चाहते हैं कि उस समय में कितना एरिया कृषि योग्य भूमि का था और वर्तमान स्थिति में कितना एरिया कृषि योग्य भूमि हमारी वर्तमान स्थिति में, क्योंकि आधुनिकता और विकासशीलता की दौड़ में हमने शायद कृषि उपयोगी भूमि भी हमारी कुछ सीमित होती जा रही है। उस सीमित भूमि से किस प्रकार से हम उत्पाद भी अच्छे ले पाएँ, गुणवत्तापरक भी ले पाएँ और नेचुरल फार्मिंग जो एक विषय, ज्वलंत विषय है, इसको लेते हुए क्या हम जो एक विकसित भारत का जो सपना है, क्या उसको हम परिपूर्ण कर पाएँगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम खेती योग्य ज़मीन की अगर पूरे भारत के परिदृश्य में बात करें तो घट रही है, अर्बनाइजेशन की बात हो रही है तो ये बट नेचुरल घट रही है। जी लेकिन अब भी अगर हम देखें तो हमारा जो शुष्क या बरानी जो खेती की बात करते हैं तो लगभग 55% के बराबर है। जी जहाँ पे हम कम जो कम हम डालते हैं, इनपुट्स डालते हैं, लो इनपुट्स जिसको बोलते हैं, जी ऐसी खेती आप रेन फेड फार्मिंग में पल्सिस देख लिए, ऑयल सीड्स देख लीजिए, आपके अभी जो पूरा विश्व मानने लग गया, यूनाइटेड नेशन मानने लग गया, इंडिया ने मिलेट्स ईयर किया है, जी जी कोर सीरियल्स है, तो ये ऐसी चीजें हैं। प्लस अभी तक जो बीच में किसी वजह से भुलाया गया, प्रचार प्रसार में कहीं कमी रही, हम अगर देखें पौष्टिकता की बात करें तो भी हमारे कोर सीरियल्स हमारे इन सीरियल्स से ज़्यादा रिच हैं। तो उन चीज़ों पे हम धीरे धीरे जाके, वो जो बोलते हैं ना खुराक, अगर आप रिच डाइट लेते हो तो बहुत कम मात्रा में ज़रूरत है जी। तो इस तरीके की अगर चीज़ें, इस तरह की सोच हम डेवलप करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे को कोई फूड सिक्योरिटी में कोई दिक्कत आएगी या भोजन की उपलब्धता में कोई दिक्कत आएगी। जी डॉक्टर साहब, जो नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि जो पहले रासायनिक खेती का विषय था उस पर भी यदि किसान भाइयों पर विश्वास जताया जाता या उनका मित्र बन के इस विषय को आगे बढ़ाया जाता तो शायद जिस वर्तमान स्थिति में हम हैं उस स्थिति का सामना ना करना पड़ता। ऐसे ही यदि प्राकृतिक खेती में भी अगर हम किसान भाइयों पर विश्वास जताकर उनको सरकार के एंड पर ऐसा क्या किया जाना आवश्यक है, जैसे अब रासायनिक खेती की बात है, किसानों ने अपनी मनमर्जी से जितनी खाद डाली, क्या ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं हो सकती थी कि हम उनको लिमिट कर पाएं, ताकि वो लिमिट भी हो जाता, कंट्रोल भी हो जाता और गलत उत्पाद भी पैदा नहीं हो पाते और वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरे उतर पाते। तो ये एक, मुझे नहीं लगता कि अकेला कृषि वैज्ञानिक का एक कार्य है, ये सरकार के स्तर का भी कार्य है, ये कृषि वैज्ञानिकों का भी है, ये किसान भाइयों का भी है। ये आपस में सामंजस्य वाला एक विषय मुझे नजर आता है। डॉक्टर साहब, आपका क्या मंतव्य है? क्या आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने पहले यही बात की थी कि इसके पीछे लालच और अज्ञानता। किसान ने, जैसे हम अगर बात करें तो यूरिया का प्रयोग सबसे ज़्यादा बढ़ा, जो आप रसायनों की बात करें। यूरिया एक ऐसा इनपुट था जिसका असर तुरंत किसान को दिखाई देता था जी, और उसको पूरा, जो हमने छोटी सी गलती यही की कि जो प्रकृति का नियम है, पौधे को कुछ समय के लिए बढ़वार चाहिए, उसके बाद उसमें बढ़वार के बाद फल फूल पे जाना है, फिर उसमें अनाज बनना है जी। तो जो बढ़वार को देख के किसान खुश होता था, उसकी वजह से इस तरह के उत्पाद भी वो चला गया जी। कुछ समय तक। ये पहले साइंटिस्टों ने बताया भी था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि आप जैसे खाना खाते हैं तो 3 या 4 रोटियां, जब हमारी भूख का जो लेवल है तब तक तो हमें बहुत स्वाद लगती है जी। और जब स्वाद में ज़्यादा खाते हैं तो उसका उल्टा असर आना शुरू हो जाता है। जी, जी। यही सेम हमारी जो सिचुएशंस हुई है एग्रीकल्चर इनपुट्स में हुई, खासकर जो हमारे यूरिया वगैरह या जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है, जी, जी। उसका जो अंधाधुंध प्रयोग हुआ, उस समय भी कुछ बातें हो सकता है कि किसानों को अच्छी तरह से ना समझ आई गई हो या ना समझ पाए हो। यही वजह रही है जो, तो हमें जो बोलते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। वाह। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब भी नेचुरल फार्मिंग पे एक तरफ एकदम ना जाके धीरे धीरे, अगर हम प्राकृतिक खेती के जो सिद्धांत है, प्राकृतिक खेती की जो सिफारिशें हैं, उनको अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि इसको हमें रासायनिक प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला के हिसाब से और पुराने किसानों के जो अनुभव हैं और जो चीज़ें वैज्ञानिक
पद्धति पे भी खरा उतरती हैं जी। उन चीजों को प्रमोट समावेश करके दोनों पद्धति होगा। तब इसके ऊपर जाना है। जी। यही इसका निष्कर्ष है। अगर हम इन चीजों को कर पाएंगे और आपने जैसा पहले आपने ही विदित किया है कि अच्छा सामंजस्य बैठा पाएंगे जी। और सब ईमानदारी से, प्राकृतिक खेती का एक पहला प्रिंसिपल ये भी है, जैसे इकोलॉजी का बोलते हैं तो प्रकृति में जो चीजें हैं वो अपने आप अपना काम करती हैं। दूसरा स्वास्थ्य का है, जो सभी हमारी भूमि स्वस्थ होगी तो सारी चीजें, भोजन भी स्वस्थ होगा, प्राणी भी स्वस्थ होंगे, सोच भी स्वस्थ होगी। तीसरा इसमें है कि हम केयर और फेयर बोलते हैं, एक दूसरे की देखभाल, और सबसे बड़ी जो ईमानदारी की बात है जो आपने कही, अगर सभी जो कृषि विकास में भागीदार हैं अगर वो सभी ईमानदारी से अपना रोल निभाएंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि इस खेती को अपनाने में कोई दिक्कत आएगी। डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ी आपने बात कह दी। हैप्पीनेस डे अपने आप में आज का दिन भी हैप्पीनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष या वर्ल्ड लेवल पे। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, आप कृषि वैज्ञानिक हैं बहुत बड़े स्तर के। क्या आपको नहीं लगता कि भारत की जो मुख्य अर्थव्यवस्था उसका केंद्र बिंदु एग्रीकल्चर है, और इस एग्रीकल्चर को अगर हम सही से संभाल पाएं तो निश्चित तौर पे जो 2047 का जो स्वप्न हम देख रहे हैं विकसित भारत का, उसकी प्रतिपूर्ति सिर्फ एग्रीकल्चर के माध्यम से ही हो सकती है। सरकार इस दिशा में चल रही है, किसान भाई भी और कृषि वैज्ञानिक भी जब आपस में सामंजस्य और एक दूसरे पर विश्वास बनाकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर 2047 का स्वप्न साकार हो सकता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही हो सकता है। बिल्कुल आपने कहा कि ये सोच, अच्छी सोच, और जितनी ज़्यादा जागरूकता और जितनी ज़्यादा प्रशिक्षण वगैरह दे के और इनको कंसेप्ट्स को अगर क्लियर किया जाए और किसानों को धीरे धीरे जहां हम आसानी से जा सकते हैं जी, उन एरियाज़ में उन फसलों पे अगर हम काम करेंगे तो बहुत जल्दी हम अपना 2047 का टारगेट पूरा करने में सफल हो सकेंगे। जी डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपके हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को और सरकार को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर सारा खेल सामंजस्य का, एक दूसरे पर विश्वास करने का है, और ये विषय कृषि वैज्ञानिकों का भी है, ये सरकारों का भी है, ये किसान भाइयों का भी है, और कृषि विभाग की पूरी टीम का है। वो ऑफिस में बैठकर उस काम को ना गति दे, वो फील्ड में उतरकर किसानों के दिलों पर राज करे। यदि वो दिलों पर राज करेगी तो निश्चित तौर पर 2047 का जो विश्व गुरु और विकासशील विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, निश्चित तौर पर वो व्यक्ति विशेष का सपना नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष का सपना है। और हर व्यक्ति का एक दायित्व और फर्ज है उस सपने को पूरा करने में अपना अहम योगदान दें। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का, आपके चैनल के सुनने वालों का मैं पुण्य अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया।